टेलीविज़न न्यूज़ एंकरिंग, न्यूज़ एडिटर, जर्नलिज्म का जो सफ़र है वही मेरा सबसे बड़ा हिस्सा है मेरे जीवन का। हमारा करियर ऐसे मौके पे सिचुएटेड था कि जिस वक्त टेलीविज़न न्यूज़ इंडस्ट्री का बूम हो रहा था, पूरा द एवोल्यूशन फ्रॉम एनालॉग, विजुअल्स को देखा जाएगा, एडिट किया जाएगा, तब ऑन एयर रखा जाएगा, कि उन्होंने कल्चर को भी निकाल दिया, धीरे धीरे बॉलीवुड को भी निकाल दिया, एंड आई थिंक स्पोर्ट्स भी निकल चुका है अब, और कुछ होता नहीं है न्यूज़ में एक्सेप्ट सेंसेशनलिज्म। हुनर टीवी में जैसे आप वो हुनर लफ्ज़ समझते हैं, हुनर मीन्स स्किल, एंड दैट इज़ व्हाट क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स इज़ अबाउट। वो आपका एक स्किल होता है कि आप पेंटिंग बना रहे हैं, या आप किताब लिख रहे हैं, या आप थिएटर प्ले को डायरेक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि हम तो शुरू से ही ऑरेंज इकॉनमी प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो हमारा मीडिया में न्यूज़ का काम हो, या टेलीविज़न प्रोडक्शन हो, या अलग से हुनर टीवी शुरू करना हो, या दूसरे जो काम किए हैं। इट इज़ ऑल बीन अबाउट प्रमोशन ऑफ द क्रिएटिव फोर्सेस। पॉडकास्ट नाउ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ मीडिया, एंड इतना पॉपुलर कि आई थिंक अब न्यूज़ चैनल्स को भी थोड़ा धक्का लग रहा है इसके बारे में क्योंकि अब तो बहुत बड़े पॉलिटिशियंस भी पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। मिशन यही था कि मैं और कितनी पेंटिंग्स कर सकता हूँ, और वो भी भारत को दर्शाते हुए। आई वाज टू बिजी मेकिंग माई ओन नेम एट दैट टाइम, और अगर आप इतने मशहूर इंसान का नाम लें तो लोग फिर आपको उसी नज़रिए से देखेंगे हमेशा। काफ़ी लोग गोल्डन एरा के जिंदा थे, दिलीप साहब, लता दीदी, वो जाते थे उनको इंटरव्यू करने और सब, और मैंने कभी जिक्र नहीं किया कि मेरी तरफ से सलाम दे देना, यू नो। टीवी न्यूज का एक जाना माना चेहरा सहर जमा, जिन्होंने भारत में ऑरेंज इकॉनमी के जरिए रचनात्मकता को आर्थिक शक्ति में बदलने पर जोर दिया, प्रसिद्ध गायक तलत महमूद की ग्रैंड डॉटर है, और उन्होंने उनकी विरासत को संजोने के लिए तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी नाम की किताब लिखी, जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया विमेन ऑथर अवार्ड और बायोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से। इसके साथ ही जश्न तलत फेस्टिवल भी चलाती हैं, और इंडिया 5000 विमेन अचीवर अवार्ड, टॉप 5 जर्नलिस्ट इन इंडिया और 2026 में मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिप्लोमेसी अवार्ड से नवाजा गया है। इन्होंने हुनर टीवी की शुरुआत की। नमस्कार, पॉडकास्ट विद राजनीति में स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है सहर आपका पॉडकास्ट विद राजनीति में। नीति, बहुत आपका शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस नए पॉडकास्ट सेट में बैठ के। आपको हम हमेशा सुनते आ रहे हैं रेडियो में, आपकी खूबसूरत आवाज़ से, और आज आपके साथ आमने सामने बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग सपने देखते हैं, एक सपने देखते हैं और उसे पूरा करते हैं। आपने तो कई सपने देखे और उन सबको पूरा किया, तो कोशिश की है। तो शुरुआत करते हैं आपके न्यूज़ एंकरिंग के करियर से। किस तरह से आप न्यूज़ से जुड़ी और कैसा रहा ये सफ़र आपका पिछले 25 सालों का? आई थिंक न्यूज़, टेलीविज़न न्यूज़ एंकरिंग, न्यूज़ एडिटर, जर्नलिज्म का जो सफ़र है वही मेरा सबसे बड़ा हिस्सा है मेरे जीवन का, और सफ़र अच्छा लगा। अभी जब 25 साल का पूरा सफ़र देखते हैं तो अच्छा खूबसूरत दिखता है, एंड आई फील दैट हमारा करियर ऐसे मौके पे सिचुएटेड था कि जिस वक्त टेलीविज़न न्यूज़ इंडस्ट्री का बूम हो रहा था, पूरा द एवोल्यूशन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, और पूरा जो द सेंस ऑफ मीडिया वैल्यूज़, क्योंकि सिर्फ सोसाइटी वैल्यूज़ का एवोल्यूशन नहीं हुआ है पिछले 25 सालों में, मीडिया वैल्यूज़ का भी एवोल्यूशन हुआ है। कुछ चीज़ें जो न्यूज़ में नहीं हम बातचीत करते थे वो आजकल और भी करते हैं। कुछ चीज़ें जो पॉलिटिकल लाइफ में भी कुछ मर्यादा जो रखी जाती थी वो अब नहीं है इतनी। सो इट्स अ चेंज ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़, और उसी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम भी इवॉल्व करते जाएं, कुछ चीज़ें अपनी साथ लेके चलें, और कुछ चीज़ें बदलते वक्त के साथ इवॉल्व करते जाएं। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नहीं तो आप और हम जैसे जो मीडिया में हैं 25-30 साल से, अगर हम इवॉल्व नहीं करते रहे, अगर आप ये पॉडकास्ट नहीं शुरू करती, तो हम लोग पीछे रह जाते, यू नो। वेटिंग ऑफ फैक्ट्स,
फैक्ट चेकिंग एंड वेरिफिकेशन, क्योंकि एक पूरा एक सिस्टम होता था कि अगर विजुअल्स आ रहे हैं तो उन विजुअल्स को देखा जाएगा, एडिट किया जाएगा, तब ऑन एयर रखा जाएगा, और हमारी टीम ऑफ रिपोर्टर्स उनको चेक करेंगी, एक दो लोग एक साथ चेक करेंगे फैक्ट्स, स्क्रिप्ट जो लिखेगा वो एक दूसरा पर्सन एडिट करके चेक कर रहा है, जो एंकर पढ़ रहा है, पूरे हमारी एक रिसर्च टीम है, हम लोग भी उसका रिसर्च पढ़ेंगे और देन टू प्रेजेंट इट टू द ऑडियंस। वो सारे systems जो थे to gatekeeping, so to say, not in a negative sense gatekeeping, but just to check, वो सारे systems अब धुलते जा रहे हैं, and I think वो एक बहुत बड़ी फिक्र की बात है। I remember कुछ साल पहले जो हमारे जो ब्रिक्स नेशंस का जो ब्लॉक है, उन्होंने बीजिंग में जब हो रही थी मीटिंग, तो मीडिया फोरम जो था, तो हर ब्रिक्स के जो 5 नेशंस होते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो हर देश से 2-2 जर्नलिस्ट बुलाए गए थे। तो हम 10 जर्नलिस्ट बीजिंग में थे, तो हिंदुस्तान में मैं एक जर्नलिस्ट थी, 2 में से एक जो बुलाई गई थी वहाँ। और कुछ ही साल की बात है, और उसमें आई थिंक द बिगेस्ट बर्निंग इशू, सो टू से, जो हम सब के जहन में था, एट द फोर ऑफ आवर माइंड, कि जर्नलिज्म को सबसे ज़रूरी है कि सच्चाई उसके साथ खड़ी रहे, बिकॉज़ अभी तो everyone has a microphone, everyone has a camera or mobile camera or mobile phone, और सब खड़े हो जाते हैं कुछ ना कुछ बात करने या बोलने। कभी उनको पूरी बात का पता नहीं होता। जो हमारी आदत होती है कि पूरा 360 डिग्री व्यू लेके चले, सिर्फ एक इंसान की बात ना सुने, 3-4 लोगों की इंसानों की बात सुने और उसको वेरीफाई करें, और पूरा एक पिक्चर जो दी जाती है एज ए न्यूज़ रिपोर्ट। आपने इतने शिद्दत से ये सोचा कि इसे आगे आना चाहिए, तो आर्ट और कल्चर के लिए आपने अपना एक चैनल हुनर टीवी स्टार्ट किया। Right. तो उसमें क्या कुछ होता है? तो हुनर टीवी में, जैसे आप वो हुनर लफ्ज़ समझते हैं, हुनर मीन्स स्किल, एंड दैट इज़ व्हाट क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स इज़ अबाउट। वो आपका एक स्किल होता है कि आप पेंटिंग बना रहे हैं, आप किताब लिख रहे हैं, या आप थिएटर प्ले को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो वो प्रोसेस क्या होता है, जैसे अगर किसी आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई है, तो यू लुकिंग एट द फाइनल प्रोडक्ट, आपको ये नहीं पता कि क्या बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। बिहाइंड द सीन्स, द BTS इज द USP फॉर हुनर टीवी, कि हम आर्टिस्ट के स्टूडियो में जाएं, देखें कि उसने क्या सोचा, कैसे उसको रंगों में ट्रांसलेट किया। अगर कोई कथक परफॉर्मेंस है या डांस प्ले है, तो उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, सारे डांसर्स को, म्यूजिक, राइटिंग, एवरीथिंग, हाउ इट ऑल कम्स टुगेदर, ताकि लोगों को पता चले कि पर्दे के पीछे जो प्रिपरेशन होती है उसका क्या प्रोसेस, मेहनत है, प्रोसेस है, क्या थिंकिंग है, उसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। सो एसेंशियली हुनर टीवी इज़ डेडिकेटेड टू दैट in all forms of creativity. और आप काफ़ी मुख्य चेहरा रही हैं ऑरेंज इकोनॉमी का, तो पहले तो ये आसान शब्दों में हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि है क्या ऑरेंज इकोनॉमी, फिर हम इस पे आगे बात करते हैं। आई थिंक ऑरेंज इकोनॉमी में इतनी खूबसूरती है, अगर हम रंगों को राजनीतिक तौर पे ना देखें, जस्ट द वेरी फैक्ट कि हमारी जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, अगर हम बिल्कुल साधारण लफ्ज़ में आपको समझाएं, anything to deal with creativity attached to a market process, जो क्रिएटिव इकोनॉमी जो हम कहते हैं, उसी का नाम ऑरेंज इकोनॉमी है। और ये एक द कॉइनेज ऑफ द टर्म हुआ था 2013 में, एंड और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, और हमारे देश में भी अब ऑरेंज इकोनॉमी को बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इनफैक्ट भारत सरकार ने जो वेव्स समिट किया था लास्ट ईयर जो हुआ था, और अब आने वाले महीने में भी होगा फिर से, उसको भी पूरा ऑरेंज इकोनॉमी का पेग दे के उसको प्रमोट किया गया, टू रिकग्नाइज इट एज एन इंडस्ट्री। क्योंकि हर सेक्टर को, छोटी बड़ी इंडस्ट्री को अगर इकोनॉमी से जोड़ दिया जाए, सो इट ऑटोमेटिकली गेट्स इनटू द रेगुलराइज्ड इंडस्ट्री, इट ऑटोमेटिकली गेट्स दैट इम्पोर्टेंस कि लोग उसको सीरियसली और लें। जी, क्योंकि कोई भी क्रिएटिव होता था, टैलेंट होता था, तो लोग कहते थे अच्छा हाँ गाना तो गाते हो, करते क्या हो, तो ये तो शौक हो गया। तो अगर आप पैशन और जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसको जोड़ेंगे, तो ऑब्वियसली फिर वो अच्छी तरह से सीरियसली लेंगे।
तो मुझे ऐसा लगा कि हम तो शुरू से ही ऑरेंज इकॉनमी प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो हमारा मीडिया में न्यूज़ का काम हो या टेलीविज़न प्रोडक्शन हो या अलग से हुनर टीवी शुरू करना हो या दूसरे जो काम किए हैं. इट इज़ ऑल बीन अबाउट प्रमोशन ऑफ द क्रिएटिव फोर्सेस. तो क्या ये जो मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ ये भी आता है ऑरेंज इकोनॉमी? बिल्कुल, आप एक बहुत बड़ा हिस्सा है ऑरेंज इकोनॉमी के. आपकी जो रेडियो की जर्नी रही है, जो वॉइस ओवर की, टीवी की, और जब आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया है, पॉडकास्ट नाउ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ मीडिया. एंड इतना पॉपुलर कि आई थिंक अब न्यूज़ चैनल्स को भी थोड़ा धक्का लग रहा है इसके बारे में क्योंकि अब तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, न्यूज़ चैनल में इतना बात नहीं करना चाहते, बिकॉज यहाँ पे और इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन होता है, क्योंकि जनता को भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर टीआरपी इज नॉट द मेन इशू. तो यहाँ पे दिल से बात होगी और दिल की बात होगी, जो जैसे हम आपका टाइटल है, सुनो दिल की. सुनो दिल की. सो इट्स एग्जैक्टली दैट, और कहो भी दिल की. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो yes, even you should also be a very proud member Thank of you. the orange economy. तो आगे इसके क्या और प्रोस्पेक्ट्स हैं? अगर कोई और जुड़ना चाह रहा है ऑरेंज इकोनॉमी से और करियर देखना चाह रहा है इसमें, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत हैं, बिकॉज इट इज़ बीइंग pegged as the fastest growing economy and globally. सिर्फ एशिया में नहीं, सिर्फ ब्रिक्स नेशंस में नहीं, बट ग्लोबली ये माना जा रहा है कि जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है और जो ऑरेंज इकोनॉमी है, इट इज़ नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. और तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, बिकॉज हम लोग अगर यंगस्टर्स को देखें, वो ऑलरेडी इतना इन्वॉल्व्ड हैं वीडियोस बनाने में, रील्स बनाने में. एआई का इतना बड़ा रोल है. फ्यूचर इसका यही है कि मुझे लगता है अब आपके साथ बैठा हुआ हर इंसान उसका हिस्सा बन जाएगा, बिकॉज वी आर ऑल क्रिएटिंग वीडियोज़ एंड मेकिंग ऑडियो क्लिप्स. और हर कोई का एक शौक़ है कि वो कंटेंट क्रिएटर बने, कि वो रील्स बनाए. तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी आमदनी एकदम से आए. आई वुड स्टिल से कि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो हमेशा रहता है. बट आई थिंक अगर हम अपने टाइम का मुकाबला करें, जब हमने शुरू किया ये काम, उसके मुकाबले में तो आज ज़्यादा आसान है. जी सर, आप बहुत अलग अलग मीडियम्स में हमें नज़र आई. जब मैं आपको स्टडी कर रही थी तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, चमक पट्टी. क्या है ये चमक पट्टी? चमक पट्टी मैंने एक डिज़ाइन प्रोडक्ट शुरू किया था, बिकॉज मैं आर्टिस्ट की इतनी स्टोरीज करती थी, इतनी स्टूडियो में जाती थी, उनसे बातें करती थी, तो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इतना मेरे जहन में आके बैठ गया था. सो आई थॉट दैट आई फेल्ट लाइक क्रिएटिंग समथिंग. मेरा भी जी करा कि मैं कुछ बनाऊं कला के माध्यम से. तो ये जो हमारे ट्रक्स और रोड साइनेज में आप जो स्टिकर देखती हैं, जो ग्लो करता है रात को, जो रिफ्लेक्ट करता है, तो चमक पट्टी तो उसका हिंदी लफ्ज़ है. अगर आप उसको ट्रांसलेट करें, इट लिटरली मीन्स रिफ्लेक्टिव. चमक इज़ रिफ्लेक्टिव एंड पट्टी इज स्टिकर, सो इट्स एक्चुअली रिफ्लेक्टिव स्टिकर. तो मैं क्या करती हूँ, उनके मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाती हूँ. इट्स ऑल हैंडमेड, so I cut it in different shapes and patterns and apply it on various surfaces. So I have jewelry products of chamak patti, earrings and necklaces and handbags. Then I have furniture pieces as well. I've done wall installations as well. जो भी एक smooth surface हो, उस पे मैं उसका चमक पट्टी का काम करती हूँ. And because I'm connected to news and politics, तो कभी कभी उसमें social messaging भी होती है और सब. तो अच्छा सहर, आप बड़े करीब से आपने जाना है लेजेंडरी आर्टिस्ट मकबूल फिदा हुसैन साहब को, तो कैसी शख्सियत थे, उनके बारे में कुछ बताइए. एक लफ्ज़ में तो कहना मुश्किल है कैसी शख्सियत थे, बिकॉज ही वॉज आई थिंक लाइक एन ओशन. ही कैरिड सो मच विथ हिम. और बहुत ही दिलचस्प शख्सियत एंड वेरी डीप. कई बार उनसे बात हुई, कई बार उनके साथ बैठ के बात हुई, इंटरव्यू हुआ, बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ भी किए. इनफैक्ट अभी हाल ही में कुछ महीने पहले दोहा में, कतर जो देश है जिसका कैपिटल है दोहा, उन्होंने वहाँ पे उनका म्यूज़ियम लॉन्च किया, विच इज़ कॉल्ड द एम.एफ. हुसैन इंटरनेशनल म्यूज़ियम. और क्योंकि उन्होंने आखिर वक्त अपनी ज़िंदगी के वहीं पे गुजारे थे, और वहाँ की जो रॉयल फैमिली, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपके नाम एक म्यूज़ियम बनाएंगे. तो उनको गुजरे तो बहुत साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हो गए, मगर वो जो वादा किया था
वो वादा वहाँ की रॉयल फैमिली ने रखा और वो म्यूज़ियम लॉन्च किया, और काफ़ी उसमें से जो पीसेस थे पेंटिंग्स के और मल्टीमीडिया और कलेक्शन के, वो हुसैन साहब के ही डोनेटेड थे फॉर हिज ओन म्यूज़ियम. सो इट वाज रियली वेरी हिस्टोरिक एंड अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस. और उसी वक्त मुझे, जैसे आपने पूछा कि किस तरीके के इंसान थे, सारी पुरानी पुरानी बातें मुझे याद आ रही थी. आई थिंक उनको बस अगर आप करीब से जाने और अगर ऑब्जर्व करते, दैट इन इट सेल्फ वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान थे, या उनके जनरेशन के जो दूसरे उनके हम उम्र आर्टिस्ट जो थे, दे वेंट इनटू आर्ट्स फॉर द पैशन. एंड आई वुड से दैट फॉर दैट एंटायर जनरेशन, अगर हम 1950s से ले, जो गोल्डन एरा की जो हम बात करते हैं, द 1940s 1950s, बिकॉज एवरीवन एट दैट टाइम जो भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में गया, चाहे वो आर्ट की इंडस्ट्री में, चाहे वो थिएटर, चाहे वो म्यूज़िक एंड फिल्म्स की इंडस्ट्री में, दे ऑल वेंट फॉर द पैशन ऑफ इट, क्योंकि एक नया देश था हमारा, और सबकी यही एक ख्वाब था कि नए देश के लिए हम काम करें. उस वक्त इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश नहीं थी कि अभी आप बोलिए कि आर्ट में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग, राजा रवि वर्मा की एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेंटिंग ऑक्शन में अभी बिकी है, 100 करोड़ के ऊपर से उनके दाम जा रहे हैं. तो उस वक्त तो ऐसा कोई इस्टेब्लिश इंडस्ट्री भी नहीं थी, ना उसमें इतना पैसा था, बस एक दिल की मुराद थी कि हम कुछ ऐसा क्रिएट करें जो देश के हित में हो, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हो. तो हुसैन साहब का भी मैं वही कहूँगी, ही गॉट इनटू इट बिकॉज इट वाज जस्ट पैशन. ही जस्ट डिसाइडेड, लाइक ही टोल्ड मी, जब 1947 में ही वाज इन बॉम्बे, और जब इंडिपेंडेंस हुआ उस वक्त वो नौकरी कर रहे थे, बिकॉज ही हैड टू सपोर्ट अ फैमिली एंड इट वाज ऑल वेरी ट्रेडिशनल. बट ही सेड कि बॉम्बे में मैंने आज़ादी का जश्न देखा, सड़क पे लोग थे और आतिशबाजी हो रही थी और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, सो सच अ सेलिब्रेशन. ही सेड कि मुझे लगा कि मुझे भी आज़ाद होना चाहिए. तो मैंने नौकरी छोड़ दी और मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो पैशन है पेंटिंग करना, वही दैट इज़ माई कॉलिंग, और मुझे इस नौकरी से आज़ादी चाहिए, तो मैं सिर्फ पेंटिंग करूँगा. सो देर ऑल वेरी इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशंस. उनसे सिर्फ बातचीत करके ही आप इतना सीख सकते हैं. उनकी जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू भी आप ही ने किया है. जी बिल्कुल. उस वक्त CNN इंडिया के लिए किया था, उनके 1-2 साल गुजरने से पहले, और उस वक्त वो दुबई शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत हंगामे चल रहे थे उनके कुछ काम के ख़िलाफ़. इवन दो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उनका नाम क्लियर कर दिया, मगर केसेस इतने हो गए थे. उस वक्त भी वो 90 साल की उम्र के ज़्यादा से ऊपर थे, उनको इतना ज़्यादा मेंटल टेंशन हो गया था कि वो उस वक्त दुबई में थे. तो उस वक्त भी, उस हालात में, उनका मिशन यही था कि मैं और कितनी पेंटिंग्स कर सकता हूँ, और वो भी भारत को दर्शाते हुए, because all his paintings were made for India. It's a message from India. It's a representation of India, and it's Indian modern art. वो एक Indian modern art के स्तंभ है. और उस वक्त भी उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने जितना घूम के ऑब्जर्व करके इंडिया देखा है, मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इंडिया में ही सिचुएटेड हूँ, इंडिया के बारे में पेंट करूँ. अभी मैं दुबई में बैठा हूँ, मगर ही सेड 90% अभी भी मेरे अंदर है. मैंने पूरे जीवन में जितनी पेंटिंग्स की हैं, मैं कहूँगा वो सिर्फ 10% निकला है. अभी 90 मेरे अंदर है. तो मैं दुआ करता हूँ मेरी ज़िंदगी लंबी हो ताकि मैं और पेंट करूँ. और वो उस वक्त थे अबाउट 93 years old, 94 years old, जब उन्होंने मुझे ये बोला कि सिर्फ 10% ही निकला है. ऐसे पे तो मैं तो सोचूंगी आप 100 साल और जियो. अब इस पॉडकास्ट के सबसे इंटरेस्टिंग मुद्दे पे मैं आती हूँ, आपके बम्बई नानू पे. तलत महमूद साहब, जिन पे आपने बुक भी लिखी और आप उनकी ग्रैंड डॉटर है. तो आपने जो उनकी बुक लिखी, एज अ जर्नलिस्ट आपने फैक्ट पे आधारित लिखी या फिर अपने नानू की याद में एक ग्रैंड डॉटर ने लिखी? देखिए, लोगों ने जब किताब पढ़ी तो उनको लगा कि इस किताब में इतनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत और इमोशन से लिखी गई है. और मेरा डिसीजन भी यही था कि एवरीडे प्राइम टाइम न्यूज़ और डिबेट से थोड़ा अलग हट के मैं थोड़ा वक्त निकालूं अपने जीवन में किताब लिखने के लिए. तो 2022 में मुझे ख्याल आया कि अब वक्त है उनकी जीवन कथा लिखने के लिए, क्योंकि इट इज़ सच एन आइकॉनिक लाइफ एंड एडवेंचरस लाइफ एज वेल, कि लोगों को पढ़ना चाहिए कि वो क्या थे. और क्योंकि 2024 में उनकी जन्म शताब्दी थी, तो मैंने हिसाब लगाया कि
आदत हो जाती है कि हमेशा ब्रेकिंग न्यूज़ का ही टिकर चलता रहता है दिमाग में। तो मैंने हिसाब लगाया कि 2 साल है मेरे पास और 2024 में ये इनकी जो जन्म शताब्दी है, दैट विल बी ब्रेकिंग न्यूज़। तो मैं 2 साल निकाल के किताब लिखूं और ढेर सारी जो अननोन स्टोरीज, बिहाइंड द सीन्स, स्टूडियो शूट्स, सॉन्ग रिकॉर्डिंग्स, ट्रैवल, ग्लोबल कॉन्सर्ट, सारी अननोन स्टोरीज सब इकट्ठा करके एक साथ उनको लगा के रख के फिर किताब लिखी। बट आई वुड से कि हमारी जैसे आदत होती है फैक्ट चेकिंग की और उसको वेरीफाई किया जाए, तो 50-50 मैं दूंगी। 50% मैंने एक नातिन होने के नाते लिखी और 50% मैंने वो एक जर्नलिस्ट की तरह लिखी। फिर तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी वो। बहुत, वो एक कहानी की तरह है और उनका जीवन ही इतना इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो जिस सदी में थे, जैसे मैं अभी गोल्डन एरा की बात कर रही थी, जो हमारा जो पूरे गोल्डन एरा के जो आर्टिस्ट हैं, इतना उन्होंने बेहतरीन काम किया है कि आज तक हम जो भी गाना सुने, जिस भी दशक का गाना सुने, वी ऑलवेज गो बैक टू द गोल्डन एरा बिकॉज इट वाज सो परफेक्ट, यू नो, एंड दे क्रिएटेड सच मैजिक। और उनकी कोई बचपन की आपकी कोई यादें, जब आप मुंबई जाते थे उनसे मिलने, और कुछ क्या कैसा माहौल होता था, क्या याद है आपको? वो बहुत मजाकिया इंसान थे। अच्छा। और जब मैंने उनके बारे में बात करना शुरू की कि मैं किताब लिखना चाहती हूँ, मैं पहले तो मैंने कभी बात नहीं की। मेरे जो क्योंकि मेरी स्ट्रीम, मेरा प्रोफेशन बिल्कुल अलग था। आपने अपने कोलीग्स को कभी नहीं बताया कि आप उनकी ग्रैंडडॉटर हैं? वो पॉलिटिकल जर्नलिज्म में मेरा वो था। तो और क्या रीजन था? फेवर नहीं चाहती थे किसी तरह का, या क्या रीजन था? I don't know. I think I was too busy making my own name at that time. और अगर आप इतने मशहूर इंसान का नाम लें तो लोग फिर आपको उसी नज़रिए से देखेंगे हमेशा। और वो तो माशाल्लाह पद्म भूषण है, ही इज़ लाइक एन आइकन। तो मेरा नाम तो धुल ही जाता हमेशा। So I was just very busy establishing my own work and making my own name. तो एटलीस्ट मेरे जर्नलिज्म के 10-12 सालों तक मैंने किसी से कभी बताया नहीं। फिर जब मुझे ख्याल आया कि उनके नाम एक श्रद्धांजलि हो, उनके नाम एक ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट हो, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया, जश्न तलत, तब मुझे ज़रूरी पड़ गया कि इसके बारे में बात की जाए, बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर पार्टनर्स, परफॉर्मर्स, स्पॉन्सरशिप। और फिर लोगों ने, मेरे बॉलीवुड जर्नलिज्म के जो कॉलीग्स हैं, उनको बड़ी शिकायत हुई कि तुमने पहले कभी नहीं बताया। फिर किसी ने बोला कि आर्टिकल लिखो इस पे, और फिर बहरहाल लोग बहुत नाराज़ हो गए एकदम से कि तुमने कभी बताया नहीं। इट इज़ बीन योर, इट्स लाइक सहर्स बेस्ट केप्ट सीक्रेट, यू नो, बिकॉज मेरे कितने बॉलीवुड जर्नलिज्म के कॉलीग्स बॉम्बे में उस वक्त तक काफ़ी लोग गोल्डन एरा के जिंदा थे। दिलीप साहब, लता दीदी, वो जाते थे उनको इंटरव्यू करने और सब, और मैंने कभी जिक्र नहीं किया कि मेरी तरफ से सलाम दे देना, यू नो, तलक। अच्छा, एक बार आपने आशा जी को इंटरव्यू किया था, तो क्या तब आपने उन्हें बताया कि आप तलत साहब की? मैंने तब भी नहीं, क्योंकि उन लोगों ने 50 सॉन्ग तो गाए साथ में। अच्छा, उनको नहीं बताया? नहीं, बिकॉज ये जो रिपोर्ट के लिए जो मैंने इंटरव्यू किया था वो कला के बारे में था, वो किसी आर्टिस्ट के बारे में था और वो उसके बारे में बात कर रही थी, तो मैंने बीच में ये बात बिल्कुल नहीं रखी। मगर जब मैं किताब लिख रही थी तब उनसे बात हुई थी। अच्छा। वो तो बहुत सालों बाद थी और वो हाल ही की बात है, और तब उनसे अलग से जिक्र किया। तो एसेंशली किताब लिखते टाइम फिर मैंने अलग से सबसे जिक्र किया और बात की जो उनके पुराने कॉलीग्स थे। और तब तो ज़रूरी था बहुत बात करना, यू नो, बिकॉज इट्स लाइक गेटिंग अ फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्स। जब उनके बारे में आप रिसर्च करी थी, तो कौन सी ऐसी नई बात आपको पता चली जो उनकी रिश्तेदार होने के नाते आपको नहीं पता थी? बिल्कुल, जो फैमिली में भी नहीं पता थी। इनफैक्ट माई मॉम, मेरी अम्मी जो है, उनका तो बचपन ही गुजरा बॉम्बे में, और उनके मामू थे, बहुत चहीते मामू थे। सो व्हेन माई मॉम रेड माई बुक, शी सेड कि क्या क्या तुमने रिसर्च किया जो मैंने भी कभी नहीं सुना था। आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्सक्लूसिव स्टोरीज, जैसे एज आई से दैट ही वाज अ ह्यूज एडवेंचरर एंड अ पायनियर। तो हमारे जो ग्लोबल कॉन्सर्ट्स होते हैं, उन्होंने देश में सबसे पहले, वो पहले सिंगर हैं जिन्होंने वर्ल्ड टूर शुरू किया 1956 में। उससे पहले कोई वर्ल्ड टूर्स कर नहीं रहा था फिल्मों से। अच्छा, उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ। उसके बाद उनके दोस्त जो थे, मुकेश जी, लता दीदी, वो लगा रहे, तलत तुम्हारा तो बड़ा हिट हुआ है वर्ल्ड टूर कॉन्सर्ट, हम भी शुरू करेंगे। सो ही लाइक सेट अ रूट मैप, यू नो, कि
इन देशों में जाओ, यहाँ पे डायस्पोरा का पॉपुलेशन है, यहाँ पे टिकट्स बिकेंगे, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, अच्छा कॉन्सर्ट होगा, फिर उन देशों में जाओ. सो आई थिंक उन्होंने एक तरीके से एक पूरा वर्ल्ड का रूट मैप बना के अपने दोस्तों को दिया कि यहाँ जहाँ जहाँ तलत महमूद के गाने हिट हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हिट हो रहे हैं, वहाँ डिमांड है कि हम लोग कर सकते हैं कॉन्सर्ट्स. तो कॉन्सर्ट्स के ताल्लुक बहुत मैंने एक्सक्लूसिव स्टोरीज निकाली, सो टू से, अगर मैं न्यूज़ के भाषा में बोलूँ ब्रेकिंग न्यूज़ एक्सक्लूसिव स्टोरीज निकाली के मेरे. फिर उनके कॉन्सर्ट मैनेजर से बात हुई, उनके जो ऑर्केस्ट्रा में लोग थे उनसे बात हुई, वो जो कहानियाँ थी बिहाइंड द सीन्स कि क्या आलम होता था, क्या दीवानगी थी उनकी. वेस्ट इंडीज़ का जैसे टूर किया या ईस्ट अफ्रीका का टूर किया. बीच में वो जा रहे थे टंजानिया में दार इस्लाम ट्रेन लेके, तो बीच में ट्रेन रोक दी. तो उस शहर के जो लोग थे जहाँ ट्रेन रोकी गई, उन्होंने कहा कि आप सब जगह जा रहे हैं, आपके आइटिनरी और शेड्यूल में सारे शहरों का नाम है और यहाँ आप रुक नहीं रहे, इसलिए हमने आपकी ट्रेन रोकी, आप उतर के यहाँ परफॉर्म करिए, हम आपकी ट्रेन आगे नहीं जाने देंगे. बैक स्टेज इतना भीड़ जम गई थी कि वो खुद ही बैक स्टेज कॉन्सर्ट करने जा नहीं पाए, तो फिर पुलिस बुलाई, फिर हेलीकॉप्टर से पुलिस बुलाएगी लोगों को हटाने के लिए. तो ऐसे ऐसे किस्से हैं. जब यूके में परफॉर्म किया रॉयल एल्बर्ट हॉल में, जब बीबीसी के पेबल स्टूडियो में जब उनकी रिकॉर्डिंग थी, तो उसके क्या किस्से हैं. तो इस तरीके के बहुत डिटेल, और उसके लिए बुक पढ़नी पड़ेगी. उसके लिए बुक पढ़नी पड़ेगी. एक और चीज उन्होंने की बड़ी इंटरेस्टिंग, सिंगर्स की रॉयल्टी का जो मुद्दा था, मेरे ख्याल से सबसे पहले उन्होंने ही उठाया. और फिर बाकी लोग उनके साथ जुड़ते गए, क्योंकि उनकी जो ऑफिशियल पोजीशन थी. अब लोग इस बात की बड़ी हैरत करते हैं कि आप उनकी आवाज सुनिए, वो इतनी हल्की नाजुक किस्म की मखमली, और उनका जो स्वभाव भी है बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट एंड जेंटल. तो ऐसा इंसान कैसे इतना जानदार एडवेंचरर हो या एक्टिविस्ट हो, बिकॉज दैट इज अ स्ट्रेन ऑफ एक्टिविज्म, कि आप रॉयल्टी राइट्स की बात करें. 1960s में जब उनकी जो ऑफिशियल पोजीशन थी, ही वाज होल्डिंग द चेयर ऑफ द प्लेबैक सिंगर्स एसोसिएशन. तो उसके तहत उन्होंने बोला कि ये रॉयल्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है. और लता दीदी ने जो पहल की थी वो अपने लिए की थी. तो तलत नाना ने बोला हम सबके लिए करते हैं ये. तो फ़ौरन उससे लता दीदी फ़ौरन जुड़ गई कि ये तो बिल्कुल सही बात है. उनके दोस्त मुकेश जी भी फ़ौरन जुड़ गए. तब बाकी सारे भी सिंगर्स थे, धीरे धीरे करके मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा ताई, सब लोग उस प्रोटेस्ट में जुड़ गए. किशोर कुमार जी, मतलब इंडस्ट्री के सारे सिंगर्स उसमें जुड़ गए. और कुछ हुआ नहीं ना आगे चलकर, क्योंकि आज भी सिंगर्स थोड़े फ्रस्ट्रेटेड ही लगते हैं. नहीं, अभी तो इस समरा के तहत हो चुके हैं काफ़ी राइट्स फॉर सिंगर्स एंड लिरिसिस्ट. बट उस वक्त 3 महीनों का जो प्रोटेस्ट था वो यूं था कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो बंद हो चुके थे. और फिल्म मेकर्स, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म डायरेक्टर्स बहुत परेशान हो गए कि गायक गाना नहीं गा रहे, क्या होगा हमारी फिल्मों का. तो 3 महीनों तक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बंद थे. इतनी यूनिटी रही सब में, इतनी यूनिटी रही. बट बीच में कुछ हो गया, किसी ने छुप के रिकॉर्डिंग कर ली क्योंकि उनकी लोगों की आमदनी का भी सवाल था. तो वो प्रोटेस्ट टूट गया. मगर वो जो बोला जाए, जो पहला कदम जो था वो उनके लीडरशिप के अंडर शुरुआत हुई थी. अच्छा, तलत साहब तपन कुमार क्यों बन गए बंगाल जाकर? तो वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना करियर आज़ादी के पहले से शुरू किया. उनकी जो पहली ऑफिशियल जो रिकॉर्डिंग थी 1944 में थी. और वो AIR रेडियो में भी जब गा रहे थे, शुरुआत तो उन्होंने लखनऊ AIR से की. देखिए, आपने भी AIR से की, मेरी भी AIR से उनकी भी 1940 गढ़ है, ऑल इंडिया रेडियो गढ़ है. एब्सोल्युटली, आर्टिस्ट सबसे पहले वही पहुंचता है, फिर वो कोई और वहीं पे हम लोग एक्सप्रेशन, मॉड्यूलेशन सब सीखते हैं. और वहीं पे उन्होंने सीखा कि बिकॉज इट्स सो डिफरेंट व्हेन यू सिंग ऑन माइक. वहीं पे उन्होंने सीखा कि मेरी आवाज माइक पे कैसे साउंड करेगी और हार्मोनियम और तबले के साथ कैसा तालमेल होगा. सो एनीवे, ही स्टार्टेड सिंगिंग गजल्स इन AIR लखनऊ अराउंड 1940s, 1939, 16 साल की उम्र से. मगर हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री जो थी आज़ादी से पहले, वो कलकत्ता हुआ करती थी. बिकॉज अंडर ब्रिटिश इंडिया कैलकाटा वाज द कमर्शियल कैपिटल. ओके. सो व्हेन ही डिसाइडेड कि मुझे ये करियर के तौर पे प्रोफेशनली लेना है, तो उनको कलकत्ता से बुलावा आया कि तुम यहाँ आओ रिकॉर्डिंग करने स्टूडियो में. तो जब वो वहाँ शिफ्ट हुए
और उन्होंने अपनी पहली गज़ल रिकॉर्ड की थी जो तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तो वो इतनी हिट हुई, मतलब उन दिनों का यार्डस्टिक था कि आपकी 300 कॉपीज बिक जाए तो बड़ी हिट माना जाता है। तस्वीर की 1 लाख कॉपीज बिकी थी, सो इट वाज लाइक अ उस समय का वायरल, अनएक्सपेक्टेड, उस समय का वायरल, एग्जैक्टली। सो तब पंकज मलिक साहब जो थे, अगर आपने उनका नाम सुना है, ही वाज पार्ट ऑफ द न्यू थिएटर्स प्रोडक्शन हाउस, तो उन्होंने कहा तलत तुम्हारी तो गाड़ी चल पड़ी है अब, मगर क्योंकि तुम कलकत्ता में रह रहे हो सिर्फ गजलें ना गाओ, अब तुम बंगाली भी गाओ। तो उन्होंने बोला कि कैसे किया जाएगा, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी की तैयारी उर्दू गजलों में है, शायरी में है, मैं लखनऊ का लड़का हूँ, मैं कैसे करूँ। उनका नहीं हम तुम्हें सिखा देंगे। और अच्छा, बंगाली सीखी उसके लिए उन्होंने? हाँ, शुरू सिरे से बिल्कुल 20 साल की उम्र में उन्होंने बंगाली सीखी। और पंकज साहब ने बोला कि तलत महमूद तुम सिर्फ अपने उर्दू गानों और गजलों के लिए रखो, मगर जब भी बंगाली गाओ तुम तपन कुमार के नाम गाओ। और नाम भी बिल्कुल बंगाली सिंगर जैसा लगता है, तो वही नाम उनको दिया गया कि थोड़ा और एक्सेप्टेबल हो के तपन कुमार। तो और आज की तारीख तक लोग समझते हैं कि तपन कुमार जो बंगाली बॉय था। इनफैक्ट आई रिमेम्बर मेरे न्यूज़ रूम में एक मेरे साथ के काम करने वाले एक जर्नलिस्ट थे, बहुत मज़ेदार किस्सा मैंने किताब में भी लिखा है, उनका नाम नहीं लिया तो शायद उनको शर्मिंदगी या कुछ हो जाए, आई डिडंट टेक हिज नेम, बट ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, a Bengali song, and I said अच्छा you're singing Tapan Kumar? He said how do you know, it's such an old song, it's such an old hit. I said yeah. He was like so he said वो तो बिल्कुल ही बंगाली थे कि मतलब मैं उनके परिवार से मिला हूँ। तो फिर वो थोड़ा छोड़ने लगे कि मैं उनके परिवार से मिला हूँ बंगाल में, और मैं उनके घर गया। आई सेड भाई उनका परिवार तो लखनऊ में था, क्योंकि वो लखनऊ के थे। हाँ, ये है कि उनकी शादी जिनसे हुई, हमारी जो नानी थी वो बंगाली थी और लव मैरिज हुई थी शायद। हाँ, तो उनके साइड के ही मस्ट हैव मेट हर साइड ऑफ द फैमिली, बट आई सेड वो लखनऊ के थे। नहीं तुम कैसे बोल सकती हो, ये तुम्हें नहीं पता। तो मैं उसके बारे में बात तो करनी नहीं थी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो इस तरीके का उनका, मेरा कहने का मतलब है, इस तरीके का उनका तलफ़ुज़ था बंगाली में, इतना उन्होंने उसको परफेक्ट कर लिया था कि सुनने वाला समझता था कि ये तो बंगाल के ही, और उनसे उनको इतना कॉन्फिडेंस मिला। फिर बाद में उन्होंने अलग अलग 16 भाषाओं में गाया। अच्छा, मराठी में गाया, महाराष्ट्र सरकार ने उनको अवार्ड दिया मराठी सिंगर ऑफ द ईयर। मलयालम में गाया, बहुत मुख्तलिफ भाषाओं में गाया। अच्छा, 10-15 फिल्मों में एक्टिंग भी की है, और मैंने सुना उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी थी फीमेल्स ऑडियंस में। एक्टिंग जो उन्होंने शुरू की बहुत ही रिलक्टेंटली आई वुड से, बिकॉज उनकी बड़ी उल्टी कहानी थी। बिकॉज फिल्मों में जो आता है हमेशा उनकी सबसे पहले यही ड्रीम होता है कि हम कैमरा के सामने आए, हम हीरो बने फिल्मों का। बट ही वॉज ऑलवेज अ सिंगर एंड ही सेड मुझे एक्टिंग से कोई मतलब नहीं है। बट जो फिल्म प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने देखा कि तलत साहब का इतना फीमेल फॉलोइंग है, क्रेज है, जो किसी सिंगर का नहीं है। बिकॉज ही वॉज वेरी हैंडसम। एंड तो फिल्म डायरेक्टर से बोला तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते? ही सेड मुझे एक्टिंग कोई शौक नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। सेड नहीं तुम्हारे बहुत टिकट्स बिकेंगे, तुम आओ कैमरा के सामने। तो फिर उनको ज़बरदस्ती लाया गया कैमरा के सामने, बट ही डिड फेयरली वेल। आई मीन his co-stars were all top heroines, जैसे नूतन जी, माला सिन्हा जी, श्यामा, सुरैया जी। तो 1-2 फिल्में तो उनकी सिल्वर जुबली हिट्स भी थी, बट फिर उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरी कॉलिंग, जो असली कॉलिंग है, वो एक सिंगर की है। उन्होंने भी दिल की सुनी बिल्कुल। तो ऑरेंज इकोनॉमी दिल से ही जुड़ा हुआ है। जी सब दिल की ख्वाहिश हो। ऑरेंज इकोनॉमी से या आपसे कोई और जुड़ना चाहे इस मुहिम में तो क्या कर सकता है? आप इंडस्ट्री से जुड़िए, राइट। आप इसको इतना पावरफुल बनाइए कि it gets established as a proper sector and industry. And I like the way हमारी जो भारत सरकार है या दूसरे प्रदेशों की जो सरकार है, वो सब इस मुहिम में अब जुड़ गए हैं, क्योंकि अब उनको भी लगता है कि ये प्रॉफिटेबल है, इसको इस्टेब्लिश किया जाए, इट्स एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर। अभी हाल में दिल्ली में भी दिल्ली सरकार ने भी एक फेस्टिवल किया था। अच्छा। IFFD, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली,
तो वो भी ऑरेंज इकोनॉमी पे ही तवज्जो दे रहा था. ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो कंसर्निंग फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट, बट डिफरेंट थिंग्स कि कैसे फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, स्टूडियो सेट्स वगैरह कैसे बनाए जाए, रिकॉर्डिंग्स शुरू की जाए एंड ऑल्सो आई थिंक इट्स द राइट टाइम. अच्छा, जश्न तलत में आप नए सिंगर्स को मौका देती हैं, तो ये जी. कब होता है आपका और कैसे उसमें कोई पार्टिसिपेट कर सकता है? पार्टिसिपेट करें तो आप हमारे पेज पे लिखिए, जश्न तलत एक हमारा ऑफिशियल पेज है. और हमने शुरुआत तो कॉलेज सिंगर से की थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि उनके गाने नई जनरेशन सुने, समझे और फिर गाए. और हमारे प्लेटफॉर्म में इस्टेब्लिश सिंगर्स भी हैं, इस्टेब्लिश आर्टिस्ट सो टू से, क्योंकि जिस तरीके से मैंने उसको क्यूरेट किया उसमें सिंगर्स भी हैं, डांसर्स भी हैं, पेंटर्स भी हैं, थिएटर पर्सन्स भी हैं. तो हमारे प्लेटफॉर्म में तलत अजीज़ साहब गा चुके हैं, शोभना नारायण जी कथक कर चुकी हैं उनकी गज़लों पे. इनफैक्ट आने वाले हफ्ते में भी हम लोग एक और कॉन्सर्ट करेंगे जिसमें मेरी किताब से मैं पढ़ूंगी कुछ, और शोभना नारायण जी उस पर उनके गानों पे अपना कथक फरमाएंगी, जैसे वो खुद इंटरप्रेट करें कि किन गज़लों पे कैसे कथक किया जाए. और थिएटर भी उसका एक थिएटर प्ले बन चुका है. जब किताब लिखी तो उसको कई लोगों ने अडेप्ट किया इनटू डिफरेंट शोज. तो सुहेला कपूर जी जो हैं, उन्होंने शेखर कपूर की सिस्टर है जी, तो उनका बहुत बड़ा नाम है थिएटर में. जी, तो उन्होंने हमारी किताब को लेके एक थिएटर प्ले भी बनाया. सो जश्न तलत तो होता रहता है, यू नो, या उसका इन्फॉर्मेशन आपको हमारे पेज से मिलता रहेगा क्या हो रहा है कब. तो सहर, हमारी बहुत शुभकामना है कि आने वाले जो आपके फंक्शंस हैं और जो आपने आने वाले आपके प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे, और ऐसे ही आप ऑरेंज इकोनॉमी की ओर बढ़ती रहे, उसका प्रचार प्रसार करती रहे, लोगों को उसके बारे में बताती रहे. हमारी बहुत शुभकामना है. और आप यहाँ पर आई, हमें बहुत अच्छा लगा, इतनी प्यारी बातें आपने हमें बताई. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. नो इंति जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर. मुझे आपके पॉडकास्ट में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है ऑरेंज इकोनॉमी का, एंड ऑल्सो टू सपोर्ट ईच अदर विद ईच ऑफ आवर क्रिएटिव फोर्सेस बहुत ज़रूरी है. तो बहुत आपका शुक्रिया. थैंक यू. तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा. फिलहाल इजाज़त दीजिए आरजे नीति को. नमस्कार.